पार्ट 1। कावेरी जी के पति का देहांत हुए काफी वक्त हो गया था। कावेरी जी की 3 बेटियां थी, ईशा, मोहिनी और सुहाना। तीनों ही काफी होशियार और नौकरी करने वाली थी, लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी कि उनकी शादी की उम्र होने पर भी उन्हें पराये घर भेजने का उनका मन ही नहीं हुआ। अरे तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। जब भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचती हूँ ना, बड़ा डर लगता है। सही कहती हो मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मी पापा की जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और मम्मी, अगर हम तीनों शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन अपनी खुशी की वजह से मैं तुम तीनों को बिना शादी के भी तो नहीं देख सकती ना बेटा। समाज के हिसाब से देखे तो यह भी गलत होगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन मम्मी, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं मम्मी, शादी के बाद ना आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा, और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे ससुराल में? अरे बेटा, वहाँ ऐसा नहीं होता। बेटी की माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं माँ, आप ईशा और सुहानी की शादी कर दीजिए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन मैंने ना इससे भी एक अच्छा उपाय सोचा है। क्या मम्मी? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो फिर क्यों परेशान हो आप? बताइए, क्या करना चाहती हैं आप? मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार देकर तुम तीनों के लिए 3 घर जमाई दामाद ढूंढ लूंगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो। कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, ये हुई ना बात। इससे हमें आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ आज ही अखबार में ऐड निकलवा देते हैं। बिल्कुल, आज ऑफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद कावेरी जी को 3 घर जमाई दामाद विवेक, सुमित और अविनाश मिल जाते हैं और वो उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिन के बाद, अरे अब शादी हो गई, छुट्टियां खत्म, तुम तीनों जाकर नौकरी करो, कुछ काम करो। अरे मम्मी जी, कमाल करती हैं आप। अब घर जमाए इसलिए थोड़ी ना बनाए कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। मम्मी जी, मेरा तो घर जमाई बनने का मकसद ही यही था कि कमाने वाली बीवी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल घबराता है। घर का कोई काम है तो बता दीजिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ। मेरी बेटियां नौकरी से थकी हारी आती है, अब नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर का काम करो तुम लोग। मैं तो घर का काम करने में बहुत खुश हूँ, बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित। अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकल कर जाना और उधर बॉस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो ये है कि मैं घर में झाड़ू पोछा कर लूँ। ठीक है, फिर तुम झाड़ू पोछा करना। अविनाश शाम का खाना बनाएगा और विवेक तुम सुबह का नाश्ता और खाना बनाओगे। मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे और बेटियां नौकरी करेंगी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए। अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबह का नाश्ता उसे उठकर बनाना है। अभी जाकर देखती हूँ क्या कर रहा है विवेक। अभी तक सोया हुआ है क्या? सुबह के 10 बज गए हैं। सोने दीजिए ना मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हैं। मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। लेकिन मम्मी जी, बिस्तर में से निकलते ही कोई नाश्ता कैसे बनाएगा? 2 मिनट, वॉशरूम जाकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे रसोई में पहुंचो, मेरी बेटी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ देर के बाद, हे भगवान, दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है। सुमित से कहा था मैंने समय पर झाड़ू पोछा कर देना। सुमित, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी?
सुबह की चाय तो पीने दीजिए, आप भी हद करती हैं, चिल्लाती ही रहती है। ये सुबह की चाय है या दोपहर की चाय? अगर तुम 12 बजे उठकर सुबह की चाय पियोगे तो क्या शाम का खाना रात के 3 बजे खाओगे? मम्मी जी चिल्लाइए मत, बताइए बात क्या है। अरे 12 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ, घर में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रात को उल्टी करवट से सो गया था, हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। कौन से हाथ में दर्द है दामाद जी? इस सीधे हाथ में मम्मी जी, हाथ हिल भी नहीं रहा है। विवेक, सुन लिया तुमने? सुमित के हाथ में इतना दर्द है कि बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा। आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा, तो एक जन का खाना कम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना। अरे लेकिन कैसे? हाथ तो हिल भी नहीं रहा है। अरे मम्मी जी, आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था। बेकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब कर रही हैं। अरे लगाता हूँ पोछा, एक बेचारा घर जमाई और कर भी क्या सकता है। शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी ऑफिस से लौट कर आती हैं। मम्मी, शाम के खाने में क्या बना है? अब ये तो तेरे पति को ही मालूम होगा ना बेटा, उसने ही खाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है मम्मी आपने ये घर जमाए वाला तरीका अपनाकर मुसीबत मोल ले ली है। आपके तीनों घर जमाए कितने आलसी हैं। मेरे वाले को देखो, दोपहर के 12 बजे सुबह की चाय पीता है और काम क्या करना चाहता था? घर का झाड़ू पोछा। मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का झाड़ू पोछा शाम की 5 बजे किया था। अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बहाना करके बैठ गया था। कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। सब बहाने मम्मी, ये तीनों घर जमाए मिलकर ना बस बैठकर खाना खाना चाहते हैं, काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। अरे लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो मम्मी, आप हिटलर से कम है क्या? आपने जब हम तीनों को सबक सिखा कर इतना लायक बना दिया, तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ न कुछ तो बना ही देंगी। हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाइए और अपनी तीनों दामादों को अच्छी तरह से सबक सिखाइए। रही बात आपकी बेटियों की, तो हम तीनों तो हमेशा से आपके साथ हैं। अरे लेकिन बेटा, इस काम के लिए तुम तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत मम्मी? ऑफिस में तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं हम तीनों। अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कह दो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है 2 साल के लिए, और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों। वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है। मैं तो कल ही जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर देखना कैसे मेरा पति अविनाश भाग कर काम पर लग जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद, सुमित, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए अगले 2 साल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है। विवेक, पापा बनने वाले हो तुम। अब से ना तुम्हें ऑफिस जाना होगा, क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ। अविनाश, अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, वरना ये घर कैसे चलेगा। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बीवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कावेरी जी को चिंता होने लगी, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट। बचपन का शौक समझ निक्की के घर वाले उसका एडमिशन फेंसिंग कोचिंग में करा तो देते हैं, पर कुछ सालों बाद वही शौक जब उसका जुनून और सपना बन जाता है तो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। और लड़की के हाथ में तलवार दो ना, अब मैडम तलवारबाज बनना चाहती है। बच्ची का शौक समझ दाखिला करवा दिया, क्या पता था ये सब देखना पड़ेगा। अरे बहुत हो गई तलवारबाजी, आज से तू सिर्फ रसोई और बेलन देखेगी। पर मम्मी पापा, फेंसिंग भी फुटबॉल और क्रिकेट की तरह एक स्पोर्ट है। थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद मुझे स्टेट, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल खेलने का मौका भी मिल सकता है। निक्की की बात से भड़के हुए घरवाले आगे कुछ सुने या समझे बिना
उसके घर में रहने का ऐलान कर देते हैं, जिसके कुछ हफ्तों बाद निक्की की आयुष के साथ शादी हो जाती है। ससुराल पहुंचने के कुछ दिनों बाद बहुत हिम्मत के साथ निक्की फिर वही फरियाद लिए इस बार अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, क्या मैं कोचिंग दोबारा शुरू कर सकती हूँ? कैसे कोचिंग? तेरे मम्मी पापा ने तो हमें किसी कोचिंग या पढ़ाई के बारे में नहीं बताया। वो पढ़ाई नहीं, फेंसिंग की कोचिंग है। और देख, अपने अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द ना मुझसे ना बोला कर। सीधे सीधे बता कि ये फेंसिंग है क्या? मम्मी पापा के साथ अपने एक्सपीरियंस के बाद निक्की कोई रिस्क ना लेते हुए सास से झूठ बोल मंजूरी ले लेती है और इसी के साथ निक्की के सपनों की दुनिया शुरू हो जाती है, जिसमें अब वो सुबह उठ जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फेंसिंग प्रैक्टिस में बिताने लगती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं। वाओ, आई कांट बिलीव, जो सपना एक बार नामुमकिन लग रहा था, आज मैं उससे सिर्फ 2 हफ्ते दूर हूँ। निक्की, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस अपने फॉर्म को खराब मत होने देना और नेशनल्स का मेडल तुम्हारे गले में आना पक्का है। इस बात को सुनकर निक्की नेशनल गेम की खुशी में झूमती हुई जैसे ही उस शाम घर पहुंचती है तो आयुष को पैर में प्लास्टर के साथ सोफे पर बैठा देख परेशान हो जाती है। ये क्या, कैसे हुआ? किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? ऑफिस से आते हुए रास्ते में किसी ने टक्कर मार दी। इसलिए बहू, कल से इसके ठीक होने तक तू कोचिंग से छुट्टी ले ले। डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोला है। पति की हालत और सास की बात से हैरान परेशान निक्की आगे कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली जाती है। अब मैं क्या करूंगी? दोनों तरफ मेरी जिम्मेदारी है। अगर एक भी पूरी नहीं की तो लाइफ में दोबारा सुकून की सांस नहीं ले पाऊंगी। सच बता दूं क्या? नहीं, अगर इन्होंने भी घर में कैद कर लिया तो बचा कुचा मौका भी खो दूंगी। भगवान, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? मन ही मन ये सब सोचते हुए निक्की घर के काम और पति की सेवा में लग जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। बहुत सोचने के बाद भी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता तो निक्की सबको फेंसिंग की सच्चाई बताने का फैसला करती है और सास और पति के पास आती है। मम्मी, आयुष, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। तुम्हें भी मम्मी की तरह गैस हो गई है क्या? तू भी बूढ़ी औरत की मजाक उड़ा ले। एक दिन जब तेरे बच्चे तेरा मजाक उड़ाएंगे ना, तो मैं भी उनके साथ बैठकर हंसूंगी। घर का ये हंसता खेलता माहौल देखकर निक्की आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी गोलियां चलने की आवाज सुनकर सब डर जाते हैं और कुछ आतंकवादी घर में घुसकर सबको बाहर निकाल देते हैं, जहां उनके एरिया के बाकी सब लोग भी इकट्ठा होते हैं। ये किसी भी तरह के होशियारी नहीं करेगा। हमें बस कुछ समय के लिए चुप रहने की जगह चाहिए, इसलिए अगर तमीज में रहोगे तो जिंदा बच जाओगे, और अगर मरने का ज्यादा मन हो तो अपना सीआईडी वाला दिमाग चला सकते हो। डर की वजह से कोई इसके आगे कुछ नहीं बोलता। कुछ घंटे इसी तरह आतंकवादियों की कैद में बैठे रहने के बाद निक्की की सास गुस्से में चिल्लाने लगती है। अरे तुम कल मुंहों को आम लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? मैं कहती हूँ, अरे एक एक को मेरी बद्दुआ लगेगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये अब क्या कर रही हो मम्मी? सॉरी, वो परेशान हो गई इसलिए कुछ भी बोल दिया। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं बोलेंगी। अरे तू डरपोक की तरह इनसे माफी मांग रहा है। कुछ तो अपने पापा के गुण ले लेता। अगर आज वो यहाँ होते तो इतनी देर में सबका गला काट चुके होते। क्या मतलब? नहीं मम्मी, प्लीज दोबारा वही सब शुरू मत करना। आखिर कोई मुझे भी बताएगा कि बात क्या है? तेरे ससुर जी अपने समय के सबसे बेहतरीन और उम्दा तलवारबाज थे। कोई कितनी भी बड़ी बंदूक या कितने भी ज्यादा हथियारों के साथ उनके सामने क्यों ना आ जाए, सबको एक एक करके चित कर देते थे। वाह, ससुर जी और क्या क्या करते थे? निक्की का इंटरेस्ट देख सास उसे ससुर जी और उनकी तलवारबाजी की कहानियां सुनाने लगती है, जिन्हें बहुत देर तक सुनने के बाद अपने आप को रोक ना पाते हुए निक्की आखिर उनसे तलवार के बारे में पूछ ही लेती है। मम्मी जी, क्या पापा जी की वो तलवार आज भी आपके पास है? अरे इन्होंने अपने बेटे से ज्यादा उस तलवार से प्यार किया है तो फेंक कैसे देती, संदूक में संभाल कर रखी है। आयुष की बात सुन निक्की की आंखें चमक उठती हैं और वो सब कुछ भूल तलवार निकालने की बात कर बैठती है, जिसे सुन बाकी दोनों की आंखें फट जाती हैं। क्या बोला? जरा फिर से बोल।
क्या कहानियां सुनकर तुम भी अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी? यही समझ लो कि तुमने झांसी की रानी के साथ ही शादी की है। ओ मोहतरमा, जरा सपनों की दुनिया से बाहर निकल आओ और शांति से बैठ जाओ। आई बड़ी झांसी की रानी बनेगी। माहौल की गंभीरता और सास आयुष का रिएक्शन देख निक्की के पास उन्हें सच्चाई बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे और देर किए उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है, जिसे सुन दोनों भौंचक्के रह जाते हैं। और इसी के साथ अगले हफ्ते मुझे नेशनल्स खेलने का भी मौका मिला है। भरोसा कीजिए, मैं कर सकती हूँ। निक्की की बातों से अभी तक सदमे में बैठे आयुष और सास उनकी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं और दवाइयाँ लाने के बहाने घर के अंदर जाने की बात करते हैं, जिस पर एक आतंकवादी भी उनके साथ घर के अंदर जाता है। निक्की दवाइयाँ लेने के बाद बाथरूम का बहाना बनाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। अब क्या बाथरूम भी साथ चलोगे? यहीं कमरे में रुको। 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो अंदर आकर सारी गालियाँ सिर में उतार दूंगा। निक्की बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब क्या करूं? तलवार कैसे निकालूं? मुझे किसी भी तरह इससे छुटकारा पाना होगा। सोच निक्की, जल्दी कुछ सोच। कुछ देर परेशान बाथरूम में इधर से उधर घूमने के बाद निक्की की नजर फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ती है और वो तुरंत उसमें से कैंची निकालकर उसे छुपाते हुए चुपचाप बाहर निकल आती है। हो गया तुम्हारा सारा नाटक खत्म। अब चुपचाप ये दवाइयाँ उठाकर बाहर चलो। ऐसा बोलकर जैसे ही आतंकवादी मुड़ता है, निक्की तुरंत उसकी गर्दन पर कैंची से वार कर देती है और उसकी बंदूक हाथ में लिए संदूक से तलवार निकालने लगती है, जिसके कुछ देर बाद वो घर के पीछे वाली खिड़की से बाहर निकलकर छुपकर एक एक करके सब आतंकवादियों पर वार करके उन्हें घायल कर देती है। अब सारे पब्लिक की कैद में आ जाते हैं। ये सब देखकर आयुष और सास के साथ सारे लोग दंग रह जाते हैं। सास का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेरी बहू सिर्फ नेशनल्स नहीं, इंटरनेशनल भी खेलेगी। हाँ। पढ़ी लिखी लड़की है जिसकी एक अच्छे घर में शादी हुई है। प्रीति का पति राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर है, जो आधे महीने विदेश में ही रहता और छोड़ जाता है अपने मम्मी पापा को प्रीति के भरोसे, जिसे इस देश को सुधारने की चुल ने परेशान कर रखा है। मम्मी पापा, कल एक डॉग वैक्सीनेशन का शिविर है, तो मैं वहीं पूरा दिन रहूंगी। आप मेरे लिए खाना मत बनवाना। अरे बेटा प्रीति, वो बाई तो काम छोड़कर परसों ही जा चुकी, एक नई बाई देखनी पड़ेगी। माँ, आप तो जानती ही हो ना कि मैं कितना बिजी रहती हूँ। अगर कल मैं नहीं गई तो कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे। देखिए, हम इंसान तो बोलकर अपनी तकलीफों को बता सकते हैं, लेकिन वो बेचारे, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है मम्मी। अरे बोल के भी हम क्या हासिल कर पा रहे हैं। अब ठीक है बेटा, तू जा, मैं खाना बना लूंगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। देश भर में जितने एनजीओज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के अधिकार के लिए हो या गरीबों में खाना बांटने का काम हो, प्रीति सबसे जुड़ी हुई थी। रोज कहीं बाहर ही रहती थी, एक शिविर में नहीं तो दूसरे में, और छोड़ जाती थी अपने सास ससुर को उनके खुद के भरोसे। और जब कोई उसे कहे, अरे प्रीति, कभी तेरी सास का हाथ भी बटा दिया कर, तो उसका एक ही जवाब रहता था, देखो, हम लोगों को तो सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। अगर आज मैं इस शिविर में नहीं गई तो पता नहीं कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे। प्रीति को समझाना संभव ही नहीं था और ये बात उसके सास ससुर भी मान चुके थे। इसलिए सुबह सुबह सास ही किचन में खाना बनाने जाती है और देखती है कि घर में सब्जियां खत्म है। अरे प्रीति बेटा, सुन तो जरा। क्या हुआ मम्मी? मुझे बहुत लेट हो रहा है और आप तो जानते हो ना कि अगर मैं इस शिविर में नहीं गई तो। हाँ हाँ, कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे, सब जानती हूँ। अरे पर घर में सब्जियां खत्म हो गई है। अरे जब तू वापस लौटे ना तब लेकर आना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, चलिए मैं चलती हूँ। और हर बार की तरह प्रीति अपनी पार्टीज और आफ्टर पार्टीज में इतनी बिजी रह गई कि सामान लाना ही भूल गई। बात केवल सब्जियों की नहीं थी, लेकिन प्रीति हर रोज किसी नए शिविर में निकल जाती थी अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर। एक हफ्ते बाद प्रीति के ससुर जी के हाथ में दर्द होने लगा।
अरे बेटा प्रीति, पापा जी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, आज इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, आप हो आओ, मैं बाहर ही खा लूंगी। अरे बेटा, मैं कैसे ले जाऊं? ये काम तो हमेशा राहुल ही करता था, और मुझे तो डर है कि कुछ ज्यादा बड़ी बीमारी ना हो जाए। उफ़ो, आज मुझे मेडिकल शिविर में जाना है। बेचारे बड़े बुजुर्ग जिनके अपने फैमिली वाले उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। अगर मैं नहीं गई तो आप तो जानते ही हो, उनका चेकअप नहीं हो पाएगा। और हाँ बेटा, तू जा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। प्रीति के सास और ससुर दोनों ही काफी समय से प्रीति को समझाना चाह रहे थे कि उन्हें भी मदद की जरूरत है, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था। उधर प्रीति शिविर में पहुंचकर सबसे मिल रही थी। काफी भीड़ थी और प्रीति इंस्टाग्राम पर फोटोज अपडेट करे जा रही थी। तभी प्रीति की दोस्त रीना उसके पास दौड़ती हुई आती है। अरे प्रीति, जल्दी चल। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे तू अभी सवाल मत पूछ और चल मेरे साथ। प्रीति रीना के साथ जाती है तो देखती है कि गरीब बुजुर्गों की लाइन में प्रीति के सास ससुर भी खड़े हैं। प्रीति को समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उसके ऑर्गेनाइजेशन में सबकी नजर उसके सास ससुर पर थी और प्रीति को लगा कि बात उसकी इज्जत पर आ गई है। माँ, पापा जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हो कि ये शिविर गरीबों की मदद करने के लिए बनी है, और आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से लाइन में खड़े होकर। अरे बेटा, हम भले ही गरीब ना हो, पर जरूरतमंद तो है ही। हमारा भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। मेरे पति के हाथ में दर्द है। मैंने सुना कि जरूरतमंद बुजुर्गों का यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, इसीलिए चले आए। नहीं, मतलब मैं तो। प्रीति को समझ में आ गया था कि समाज को संभालने से पहले उसे अपना घर संभालना चाहिए, और वो सर झुकाकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है।